15 लाख करोड़ एनपीए माफ करा, राइट ऑफ करा बड़े कारपोरेट घरानों का, तो किस नाम पर करते हैं? किसानों ने कभी नहीं कहा कि हमने भारत सरकार से लड़ाई लड़नी है। हम वो खैरात लेने जब सरकार से कोई आसान मांगने नहीं जा रहे, कोई भीख मांगने नहीं जा रहे। वो सीधे तौर पर इशारा करता है कि हरियाणा सरकार दमनकारी नीति के माध्यम से किसान मजदूर कमेरे की आवाज को दबाना चाहती है। किसान मारा जाएगा, उसकी जगह बड़ी कंपनियां लेंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आज शंभू बॉर्डर पर करीब 12 दिन हो गए हैं किसानों का धरना चलते हुए। आज किसानों ने WTO के खिलाफ यहाँ पर कन्वेंशन भी की और उस कन्वेंशन का मेन एजेंडा यही था कि भारत WTO से बाहर आए। मेरे साथ दो नौजवान किसान मौजूद हैं, धर्मवीर ढींडसा जी और हरमन सिंह पंजाब से हैं और धर्मवीर हरियाणा से हैं। तो इन हरियाणा पंजाब के दोनों नौजवान किसानों से हम जानना चाहेंगे कि जो ये आज कन्वेंशन हुई, क्यों ये लोग इंडियन गवर्नमेंट पे दबाव बनाना चाह रहे हैं कि वो WTO से बाहर आए। सबसे पहले तो धर्मवीर जी आपसे ही शुरुआत करते हैं कि जो आज कन्वेंशन थी कि WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी एक हिसाब से इकोनॉमी को कवर करने वाला पत्रकार सेक्शन है, वो सारा इसके ऊपर ऐसे आंखें देख रहा था कि किसान ये कैसी कैसी सी बातें कर रहे हैं। तो ये क्यों जरूरत पड़ी कि आप लोगों को ये कन्वेंशन करनी पड़ी कि बाहर आए WTO से इंडिया? जी धन्यवाद मनदीप पुनिया जी। देखिए, जहां तक आंदोलन का सवाल है, आप जानते हैं कि आंदोलन में सबसे पहली अहम और मुख्य मांग जो है वो MSP की खरीद पर गारंटी कानून को लेकर है। और जब किसान नेताओं ने आंदोलन के दौरान, आप देखते हैं कि आंदोलन दिल्ली चलो का था। दिल्ली किस लिए चलना था? प्रधानमंत्री से जो उनके वायदे हैं उनके ऊपर जवाब मांगना था। सरकार ने जाने नहीं दिया। हरियाणा सरकार ने किसान के सामने मिलिट्री खड़ी कर दी। परिस्थितियां पैदा हुई, एक किसान शहीद हो गया। अब किसान नेताओं ने कल 26 तारीख को जो विश्व व्यापार संगठन है वहां एक उसकी मीटिंग भी है। उसके मद्देनजर किसान नेता बेहतर समझते हैं कि MSP खरीद की गारंटी कानून मिलने में बाधा क्या है। जब उन्होंने इस पूरे पैटर्न को स्टडी किया तो यह पाया कि उसमें एक बाधा यह भी है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन आप जानते हैं, पहले जो जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था वो था, बाद में उसको विश्व बैंक बना दिया। भारत उसका सदस्य है। ग्लोबल व्यापार के नाम पर, व्यापार को एक तरह से रेगुलेट करने के नाम पर विश्व व्यापार संगठन के कुछ ऐसे नियम हैं कि आप अपने किसानों को प्रोडक्शन के नाम पर सब्सिडी नहीं दे सकते। उस सब्सिडी को लिमिट किया गया है 3 कैटेगरी में पूरी दुनिया के देशों को बांटकर, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है और भारत के ऊपर बार बार दबाव यह बनाया जाता है कि क्योंकि आप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं और अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं एग्रीकल्चर पे, खासकर आपने जो वीट प्रोडक्शन है इंडिया का, उसको लेकर सुना भी होगा कि वहां विदेशों में भी उसको लेकर आवाज उठती है कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी देता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर जब किसान नेताओं ने यह समझा कि सरकार MSP खरीद की गारंटी कानून अपने भारत में इतनी बड़ी आबादी जो प्रभावित होती है, उसका जीवन यापन, उसका रोजगार प्रभावित होता है, उसको देती क्यों नहीं। तो ये जन जन तक पहुंचाने के लिए कि यहाँ पवाद की धरती पर जहां किसान रुके हुए हैं, उनके हक अधिकार की जो लड़ाई है, उसमें एक बड़ा अहम जो अड़चन है वो वर्ल्ड बैंक, जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, उसकी भारत के पास सदस्यता है। और वो सदस्यता कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा MSP खरीद की गारंटी कानून देने के पीछे भारत की जो सरकार है उसके रास्ते में अड़चन है। भारत सरकार को, मोदी को बहादुरी दिखानी चाहिए, या तो विश्व व्यापार संगठन से बाहर आ जाए या उस शर्त को बदलवाए। वो शर्त कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में जहां खेती किसानी एक धंधे से ज्यादा जीवन यापन के साधन, एक संस्कृति, एक सभ्यता से जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं उस देश के हालातों के अनुकूल नहीं है। इसलिए किसान नेताओं ने आज ये संगोष्ठी जन जन तक इसको पहुंचाने के लिए कि किसानों के रास्ते में बड़ी अड़चन, बड़ा भस्मासुर जो विश्व व्यापार संगठन है वो कहीं ना कहीं नजर आता है। और इसीलिए इसको एक जन मुहिम बनाने के लिए और विश्व स्तर पर यह बताने के लिए कि भारत का किसान जो उनकी समस्या के पीछे असली जड़ है उसको भी समझता है और पूरी दुनिया में संदेश जाए और सरकार तक भी कि क्यों सरकार किसान की बात मानती नहीं, क्यों किसान के सामने मिलिट्री को गोली बुलेट देकर खड़ा करने का काम करती है, कि कहीं ना कहीं आजाद भारत की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम पर अपने हाथ कटवाए हुए हैं।
हरमन, आज आपने भी भाषण दिया, आपने भी अपनी बात रखी डब्ल्यूटीओ को लेकर। बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडी और इस किस्म की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जब उनको टर्म्स को हम सुनते हैं तो हम ही डर जाते हैं। आम किसान तो डरता ही होगा। थोड़ा जो वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसको भी आप थोड़ा बताइए। और जो डब्ल्यूटीओ का एक हिसाब से भारत के जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें होने का क्या असर है, और किसानों की क्या रुकावट आप देखते हैं, किसानों को क्या नुकसान है डब्ल्यूटीओ के समझौतों से? देखो, डब्ल्यूटीओ के डॉक्यूमेंट के तहत जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, बेसिकली डब्ल्यूटीओ के अंदर जो खेती के साथ जुड़ा हुआ है, जो समझौता 1995 में हुआ, जिसका भारत भी हिस्सा है। तो उसकी शर्तें ये है कि वो 3 तरह की सब्सिडी गिनते हैं। एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी बोलते हैं, एक को ब्लू बॉक्स सब्सिडी बोलते हैं, एक को एम्बर सब्सिडी बोलते हैं। तो जो वो यूएसए और यूरोप जैसे देश हैं, वो जो सब्सिडी देते हैं वो अपने किसानों को कोई $85,000 का आंकड़ा भी है कि वो अपने एक किसान को इतनी सब्सिडी देते हैं एक साल में। वो अपनी सारी उस सब्सिडी में से 90% सब्सिडी वो अपनी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में डाल देते हैं कि जी हम तो रिसर्च के नाम पर सब्सिडी दे रहे हैं। तो कि हमारी सब्सिडी, उनका आर्गूमेंट तर्क ये है कि उनकी जो ग्रीन बॉक्स वाली सब्सिडी है, वो जो व्यापार हो रहा है वो व्यापार में अड़चन नहीं है। वो इक्वल ट्रेड का जो आर्गूमेंट है डब्ल्यूटीओ का कि उसमें अड़चन नहीं है, वो अपनी सब्सिडी को जायज बताते हैं। जो सब्सिडी भारत के अंदर है एमएसपी के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर, वो सब्सिडी आती है एम्बर सब्सिडी। उसके ऊपर रोक है, मतलब ग्रीन सब्सिडी के ऊपर रोक नहीं है, दे सकते हो। जो एम्बर सब्सिडी है जो भारत में मिलती है उस पर रोक है। उसमें क्या है कि आप जितनी पैदावार हो रही है उसका 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। अब वो उसकी जो गिनती मिनती होनी हुई है कि वो पैदावार कुल कितने की है, तो उसका पैमाना बेस ईयर रखा हुआ है 1986 से 1988 का एवरेज जो एमएसपी रेट है। तो भारत उसमें ये कह रहा है बार बार कि इसको चेंज करो, ये बहुत पुराना हो गया, अब इन्फ्लेशन के हिसाब से एमएसपी ऊपर चलेगी, तो हम 10% पर रुक नहीं सकते। पर एक तो भारत ये बात कहता है, तो दूसरी भारत सरकार डब्ल्यूटीओ में ये पक्ष रखती है अपना कि जी हमारे देश में हम एमएसपी पे जो सरकारी खरीद करते हैं तो उससे हम अपना फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, तो जो फ्री राशन की जो पहले फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर था, जो अब मोदी सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन की जो स्कीम है कि हम अपने देश के 80 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, तो ये तर्क देते हैं। पर डब्ल्यूटीओ उसमें क्या उल्टा तर्क देता है कि अगर आपने कोई फूड सब्सिडी स्कीम चलानी भी है तो सरकार भी ओपन मार्केट से अनाज खरीदे तो बांट दे। मतलब एमएसपी वो सरकार को भी रोकते हैं और प्राइवेट प्लेयर को भी एमएसपी पर अगर सरकार मजबूर करती है तो उसको भी मना करते हैं। तो ये शर्तें हैं डब्ल्यूटीओ की। तो भारत सरकार डब्ल्यूटीओ के हिसाब से चलेगी अगर अपने, तो वो एमएसपी देने की जो मांग है किसानों की, उसमें उनके लिए अड़चन पैदा होगी। तो ये सरकार को, मोदी सरकार को तय करना है कि उसने डब्ल्यूटीओ के हिसाब से चलना है, जहाँ अपने देश के किसानों और मजदूरों के हिसाब से चलना है, जिस खेती पर आज भी 50% के आसपास जो देश की आबादी है वो निर्भर करती है। इसमें एक बार बार जो हमला होता है, जो यहाँ के लिबरल इकोनॉमिस्ट भी हैं या फिर ऐसे लोग जो 3 कृषि कानूनों के हक में भी थे और एक नैरेटिव भी बनाते हैं, तो वो फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर हमला तो बोलते ही हैं। दूसरा वो बोलते हैं कि जब अनाज तेलंगाना में भी पैदा हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी पैदा हो रहा है, तो फिर पंजाब हरियाणा से अनाज क्यों खरीदें, एमएसपी पे सरकारी खरीद करें ही क्यों, तो एमएसपी पे खरीदने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस किस्म के आर्गूमेंट आते हैं। तो वो एक हिसाब से वो आर्गूमेंट मोटा मोटा यही है कि ओपन मार्केट के हवाले किसानों को छोड़ दिया जाए। और तो ये एक तो फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी पे हमला, क्या ये सच में किसानों को मिलती है या कुछ और मामला है? और दूसरा जो किसानों को ओपन मार्केट के हवाले करने का जो पूरा एजेंडा, सब समझने वाली बात यही है कि जो डब्ल्यूटीओ का भी सारा जो प्रिंसिपल है काम करने का, उसके नियम बनाने का, वो ओपन मार्केट है। उनका तर्क ये है कि ओपन मार्केट के अंदर कीमत तय होनी चाहिए कि सरकार एमएसपी ना तय करे, ओपन मार्केट तय करे। अब जो मार्केट है, मार्केट का हिसाब किताब है कि मार्केट कहने को तो ओपन है, आजाद है, पर इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन की बात करते हैं। तो पर सच ये है कि मार्केट के अंदर आज हर क्षेत्र
के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्री का कोई फील्ड हो, चाहे टेक्नोलॉजी का कोई और फील्ड हो, तो मोनोपोली है, एकाधिकार है कंपनियों का। तो खेती के अंदर भी ओपन मार्केट का मतलब ये है कि जो बड़े व्यापारी होंगे, चाहे कारपोरेट घराने भी रिटेल के अंदर आ चुके हैं, बड़े मॉल बन चुके हैं, हमें भी पता है कि ऑनलाइन भी ग्रोसरी मिलती है आजकल। तो बड़े कारपोरेट घराने जो इसमें रिटेल सेक्टर में आ चुके हैं, उनके एकाधिकार कराने की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो उसमें जिसके पास होर्डिंग करने की कैपेसिटी होगी, जो खेती में निकलने वाला मुनाफा उसके पास जाएगा। क्योंकि अगर इसमें डिमांड सप्लाई का भी तर्क दें, जो ओपन मार्केट वाले देते हैं डिमांड सप्लाई, फसल तो एक साथ आनी है। जो छोटा किसान है, मध्यम किसान है, वो तो उसको होल्ड ही नहीं कर सकता, उसके पास तो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े कारपोरेट घराने हैं रिटेल सेक्टर के अंदर, तो उसको होल्ड करेंगे, उसकी स्टोरेज करेंगे। तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को तो इन्फ्लेशन के साथ और ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि रेट को कंट्रोल करने की कैपेसिटी उनकी होगी। अब इन दिनों में, पिछले दिनों में यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद इन्फ्लेशन दुनिया भर में बढ़ रही है। भारत के अंदर भी गेहूं का रेट एमएसपी के ऊपर चल रहा है पिछले 1 साल से जी। तो सरकार ने जो एमएसपी के ऊपर उसने गेहूं खरीदा हुआ है, उसको ओपन मार्केट में सेल करके गेहूं के रेट को कंट्रोल किया है। मतलब अगर सरकार खरीदारी नहीं करेगी अनाज की, तो सरकार के पास कोई ताकत ही नहीं बचेगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। कि जो जरूरी वस्तु हैं, जरूरी अनाज वस्तुएं, खाद्य वस्तु हैं, उनके रेट हैं, वो अगर ओपन मार्केट के ऊपर छोड़ जाएंगे तो गरीब जनता को कहां से देगी। अब दूसरी बात है, जो बात है कि फ्री अनाज देने की जो स्कीम है, लोगों का पेट भरने की जो स्कीम है फ्री राशन की, वो भी कैसे चलेगी। WTO का तर्क तो ये है कि ओपन मार्केट से खरीद कर ले ले सरकार। पर अगर ओपन मार्केट ही सब कुछ तय करने लगी, तो क्या किसान चावल उगाएंगे, ये किसकी गारंटी है। वो क्या उगाएंगे ये भी मार्केट ही तय करेगी ना। हाँ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। तो उसमें देश के लिए जो अनाज, आज फूड सिक्योरिटी देश में दिख रही है कि देश में अन्न भंडार है। अभी भी इस वक्त भी जो पिछले दिनों में डाटा आया है कि जो गेहूं का भंडार है, वीट जो कैपेसिटी है, वो सबसे लो पर चल रही है। आज के समय भी जब एमएसपी के ऊपर सरकारी खरीद चल रही है, उस समय भी लो पर है। तो अगर ओपन मार्केट के ऊपर सब कुछ छोड़ना है, उसका मतलब ये है कि छोटा मध्यम किसान मारा जाएगा, उसकी जगह बड़ी कंपनियां लेंगी, और जो रिटेल के अंदर बड़े कॉर्पोरेट घराने, बड़े व्यापारी आएंगे, किसान भी मरेगा, जो मजदूर वर्ग है, शहरी वर्ग है, जिसने अनाज मार्केट से लेना है, वो भी मरेगा, दोनों मरेंगे, और जो मुनाफा है वो कॉर्पोरेट घरानों की जेब में जाएगा। अच्छा, जो सब्सिडी वाला मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, दोबारा घुमा के लेके आ रहा हूँ, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी और फूड सब्सिडी पे जो बार बार कहा जाता है कि किसानों को दी जा रही है, तो इस पे क्या, और ये कहा जा रहा है किसानों की सब्सिडियाँ बंद होनी चाहिए, मजदूरों की सब्सिडियाँ बंद होनी चाहिए, मुफ्तखोर तक बोलने के तक जाते हैं। मतलब इवन अशोक गुलाटी ने तो किसानों को और मजदूरों को मुफ्तखोर बोला हुआ है ऑन रिकॉर्ड। देखो, जो देश जो है, जितना भी बजट भी आया इस बार होगी, जो देश की आबादी के ऊपर के 4% लोग हैं, जिसमें कॉर्पोरेट घराने हैं, कंपनियां हैं, तो बजट में से उनको भी टैक्स छोटे भी जा रही हैं, उनको इंसेंटिव के नाम पर सब्सिडी भी मिल रही है, उनको तो इंसेंटिव के नाम पर दी जाती है, और जो लोगों को राहत के नाम पर दी जाती है कि लोगों, मजदूरों, किसान और मजदूरों के ऊपर जैसे एहसान कर रहे हो। अब ये 15 लाख करोड़ एनपीए माफ करा, राइट ऑफ करा बड़े कारपोरेट घरानों का, तो किस नाम पर करते हैं कि वो रोजगार देते हैं। खेती सेक्टर 50% आबादी को रोजगार दे रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मतलब जो जितने बड़े कारपोरेट घराने वाला, उसके बाद एमएसएमई है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है खेती के बाद, जिनको सबसे ज्यादा टैक्स छोटे मिल रही हैं, जिनके लोन भी माफ हो रहे हैं, जिनको सब्सिडी भी मिल रही है, किसानों से ज्यादा सब्सिडी, टैक्स छोटे, सब कुछ मिल रहा है, वो देश में कितना रोजगार पैदा कर रहे हैं, 15%, 20%। उनको सब कुछ लुटाया जा रहा है बजट का, उनके ऊपर तो
तो जो सारे बुद्धिजीवी हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं देश के, जो अपने गुलाटी का नाम लिया, इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है, तो ये सारे बिल्कुल एक तरफ मजदूरों किसानों के खिलाफ उस साइड खड़े हैं, साफ तौर पर लाइन खींचकर बोल रहे हैं। पर बात यह है कि जो देश की संपत्ति है, जो देश के अंदर दौलत पैदा हो रही है, खेतों में पैदा हो रही है, फैक्ट्रियों में पैदा हो रही है, सर्विस सेक्टर में पैदा हो रही है, जो भी पैदावार हो रही है उसमें से जो मुनाफा निकलना है उसमें किसानों मजदूरों का कितना हिस्सा है, जो चंद पूंजीपति हैं, कॉरपोरेट घराने हैं, उनका कितने % हिस्सा होना है। ये लड़ाई है। ये ओपन मार्केट के नाम पर वो सब बड़े से बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट घरानों को देने की बात है। जो किसान मांग रहे हैं कि MSP पे सरकारी कानून बने, कानून की गारंटी हो और कर्जा माफी हो, ये मजदूर किसान अपना हिस्सा लेने जा रहे हैं। वो खैरात लेने चल सरकार से कोई आसान मांगने नहीं जा रहे, कोई भीख मांगने नहीं जा रहे, ये हिस्सा है। अब बजट में से इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर डायरेक्ट टैक्स से कितना ज्यादा हो गया, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है जो मजदूर किसान सारे उसमें शामिल है। अब जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने 30% से घटाकर 15% कर दिया, वहां तो कोई बोल नहीं रहा। डीजल पे टैक्स लगातार सरकार बढ़ा रही है, तो वो कंपनियों को आमदनी, कंपनियों का मुनाफा, तेल कंपनियों का मुनाफा लगातार बढ़ा रही है टैक्स लगा के, तो उस पर तो कोई बोल नहीं रहा कि वो हरामखोर हैं। मतलब जो कॉर्पोरेट घराने हैं बेसिकली वो हरामखोर हैं, वो मुफ्तखोर हैं, वो खा रहे हैं देश को, और जो किसान मजदूर हैं ये अपना हक मांग रहे हैं। जी हरमन, मैं ढिंडसा साहब आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जो पूरा नैरेटिव चल रहा है इस समय कि किसान आंदोलन तो ख़त्म हो गया है, 21 तारीख को पुलिस वालों ने पीट के भगा दिए और ये सब चल रहा है, इसके बारे में क्या आपका कहना है? और हरियाणा में भी जिस किस्म से खेड़ी चोपटा हिसार में लाठीचार्ज हुआ है और इंटरनेट शटडाउन भी है और जो क्रैकडाउन है नशे लगाने तक जा रहे हैं, इस सब के ऊपर आप लोगों को क्या कहना है? देखिए, किसान आंदोलन एक मूवमेंट है, ये गरीब मजदूर किसान कमेरे की मूवमेंट है। और मूवमेंट क्या है? दिल्ली जाकर जवाब मांगने की। अब देखिए, किसान खेत में हल कुदाल से काम करने वाला व्यक्ति है, इस देश का नागरिक है। किसानों ने कभी नहीं कहा कि हमने भारत सरकार से लड़ाई लड़नी है, हम स्टेट के साथ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा भाई देश की सड़कें हैं, देश का किसान है, देश का प्रधानमंत्री है, दिल्ली जाना है। अब सरकार ने जब मिलिट्री को गोली देके, पैरामिलिट्री फोर्सेस को गोली देके सामने खड़ा कर दिया और निहत्थे किसानों पर गोली चला दी, तो किसान यहां रुके। किसान चाहते क्या है कि उनकी मांग मान ले। अब बात आपने हरियाणा की, हरियाणा को तो खुली जेल में तब्दील कर दिया, कानून का शासन नाम की चीज नहीं। एक NSA राष्ट्रीय सुरक्षा, हमें पता ही नहीं चला हरियाणा के किसानों को कि खेत खलियान में बैठे कब हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गए। NSA सरकार के हाथ की चिड़िया बन गई, जब मर्जी छोड़ दी, जब मर्जी पकड़ ली। ये कोई परिस्थितियां होती हैं, कानून में कुछ दायरे हैं कि आप किस कानून को कब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस स्तर का वो अपराध होना चाहिए। क्या दिल्ली चले जाना और निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाना और बाद में NSA लगा देना कि आप तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? ये शर्मनाक स्थितियां हरियाणा की। आपने खेड़ी चोपटा की बात की, आज हरियाणा में ट्रैक्टर अगर आप लें, किसानी का झंडा लगाएं और शंभू बॉर्डर की तरफ मुंह कर दें, खिनौरी बॉर्डर की तरफ मुंह कर दें या दिल्ली की तरफ मुंह कर दें, ये हरियाणा में कब अपराध बन गया? हरियाणा के किसान को, मजदूर को पता ही नहीं चला। खेड़ी चोपटा के लोग, खिनौरी पर जहां हमारा एक नौजवान किसान शहीद हुआ, उस गोली से जो देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं पर चलनी चाहिए थी, वो हरियाणा और पंजाब की सीमा पर चली। तो वहां उनके साथ मिलने, सहानुभूति करने, उनके साथ मिलकर अपनी मूवमेंट को तेज करने के लिए जा रहे थे, वो कोई हमला नहीं करने जा रहे थे। खिनौरी की घटना ने हरियाणा सरकार का बद्दा चेहरा, काला चेहरा पूरे देश के सामने लेकर आने का काम किया। पंजाबियों को खालिस्तानी कहते थे, अरे हरियाणा वाले वो खालिस्तानी थे जो खिनौरी बॉर्डर पर जा रहे थे, जिनके ऊपर आपने लाठी चार्ज किया। कैसे वहां पुलिस ने ट्रैक्टरों के ऊपर, किसानों के ऊपर हमला किया, हिरासत में लिया। वो सीधे तौर पर इशारा करता है कि हरियाणा सरकार दमनकारी नीति के माध्यम से किसान मजदूर कमेरे की आवाज को दबाना चाहती है। रही बात आंदोलन की, आंदोलन रूप बदलता है, मूवमेंट चलती है। आज हरियाणा में आप गांव देहात में, खेत खलिहान में किसान बात का बैठा होगा, डरा दबका बैठा होगा, उसके बच्चों के अंदर डर पैदा कर दिया कि पासपोर्ट रद्द कर दें। कितने ना जाने दहशतगर्दी हरियाणा में सरकार ने फैलाई। मैं तो ये कहता हूं कि हरियाणा में गुंडे, अपराधी खुले घूम रहे हैं और किसान बंदिश में है, किसानों के ऊपर पैरा है। लेकिन फिर भी दिल
किसान आंदोलन में है। मूवमेंट यहाँ बैठ के भी चलती है, मूवमेंट गांव स्तर पर भी चलती है, देहात स्तर पर भी चलती है, जहां किसान मजदूर बैठकर चर्चा विचार विमर्श करते हैं। और किसान यूनियन जो संगठन किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, वो राजनीति नहीं करते, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। और जो लोगों के दिलों में बात चली जाए, अन्याय अत्याचार उत्पीड़न जितना किसानों के ऊपर हो रहा है, उससे किसान मजदूर के दिल में जो जुड़ाव है, लगाव है, और जो सरकार की नीतियों के प्रति उनके अंदर जो रोष है, वो सीधे तौर पर एक दबाव, जो किसानों का लक्ष्य है, दबाव सरकार के ऊपर बनाना, विपक्ष के ऊपर बनाना, राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर बनवाना और उससे किसान हित के फैसले करवाना, उसमें आंदोलन कामयाब है आज की। ये एक बातचीत थी हरियाणा और पंजाब के दो नौजवान किसान जो आज WTO के खिलाफ मंच पे भी बोल रहे थे। और अभी एक जो नैरेटिव है पूरा, चाहे किसानों की इकोनॉमी से लेकर और उनकी सब्सिडी और उनके MSP की जो मांग है उससे लेकर वो WTO तक जाता है। और उससे अगला उनके आंदोलन को लेकर कि उनके आंदोलन की रणनीतियां क्या रहने वाली हैं, किस किस्म का दमन है उनके ऊपर, और उनके ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं आंदोलन करने के, उन सब का जवाब इन दोनों नौजवानों ने दिया है। और अब आखिरी में तो मुझे सिर्फ लाल सिंह दिल की एक कविता याद आ रही है जिसका टाइटल था जीवे मिट्टी से सब कुछ है। तो कविता आप जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा और जनता के ऊपर आपका यकीन भी बनेगा। शुक्रिया।